Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first, a net direct tax collection exceeds 2023-24 target. ठीक है. सो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें हमें देखने को मिला है कि इट हैज़ एक्सीडेड द इनडायरेक्ट टैक्स. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कितने टाइप के, कुछ टाइप के हम डायरेक्ट टैक्सेस को देखेंगे, समझेंगे उनके बारे में. एंड इट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है, आई वुड कंसिडर इट एज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स. ठीक है, और इसमें आप लोगों को ये नहीं पूछेगा कि कितना हमने कलेक्शन किया, क्या जीएसटी का कलेक्शन क्या था. दे वोंट आस्क यू दैट थिंग. दे वुड आस्क यू द कॉन्सेप्ट एंड what types of direct taxes are there. ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एंड नॉट दी कितना लाख करोड़ हमने हमारा एस्टिमेशन क्या था, हमने कितना कलेक्ट किया. दे वोंट आस्क यू दैट, बट दे वुड आस्क यू दी स्टैटिक इकोनॉमिक पार्ट लाइक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है. सो दे would ask that. ठीक है. सेकेंड इज द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. नाउ दिस इज अ न्यूज़ जो कि आपका ये जो है आज अर्थ डे है. 22 अप्रैल इज योर अर्थ डे. ठीक है, अर्थ डे. तो उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आए थे. आई थिंक बाकी आर्टिकल्स को वी हैव हैड डिस्कस्ड इन वे मेनी टाइम्स. दिस आर्टिकल, आई थिंक दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दिस गिव्स अस अनदर पर्सपेक्टिव कि व्हाट आर द चैलेंजेस. वी ऑफन टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द बेसिक necessities that are needed to fulfill the gap. जो चीज़ हमें चाहिए to build the nuclear renewable sources of energy, उसमें what are the challenges, that is one of the things that we must know. ठीक है, so ये important एक है. Third news is also equally important. Australia to deepen ties with top tier partner with India. ठीक है, so ये इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशनशिप के बारे में आई थिंक इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशन हो गया या फिर रिलेशनशिप विद एनी कंट्रीज, मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री हो, यूरोप की कोई कंट्री हो, इनफैक्ट ओशिनिया के कोई कंट्री हो, उनके साथ वी आर ट्राइंग टू हैव अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप एंड वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लाइक वी हैव विथ मेनी कंट्रीज विच इंक्लूड्स रशिया ऑल्सो. सो वी वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. सो ये इंपॉर्टेंट तीनों न्यूज़ आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम तीनों न्यूज़ को एक एक करके कवर करेंगे. ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ इज नेट डायरेक्ट कलेक्शंस एक्सीड 2023-24 टारगेट्स. तो 2023-24 का जो हमारा टारगेट था हम लोगों ने उसको एक्सीड कर दिया. ठीक है, हमारे जो कितना हम लोगों ने कितना जो कलेक्शन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया जो नेट डायरेक्ट टैक्स है वो 17.7% जो है गिरा है. और कितना गिरा नहीं, मतलब टच किया है, ग्रीव किया है. और 19.58 लाख करोड़ रुपीज़ जो है हम लोगों ने किया है, मतलब हमने कलेक्ट किया है. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. ठीक है, सो ये क्या है, हम लोगों ने पिछले साल का जो हमारा एस्टिमेट था कि इस साल में हम कितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार जो है ये काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि रिसेंटली ऑडिटिंग हुआ इन द मंथ ऑफ मार्च का पूरा महीना इट वाज ऑफ ऑडिटिंग, राइट. फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ. सो उसमें हमें पता चला कि हमने डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिला. अभी यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट इनकम टैक्स. ये क्या दिखाता है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो व्हाट इट शोज इज कि हमारा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वी हैव अ स्लैब ऑफ ₹7 लाख. ठीक है, 7 लाख का स्लैब है. अब इस 7 लाख के स्लैब के अंडर नीचे जो आता है, मतलब 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, उनको कोई पर्सनल इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट इसके ऊपर जो टैक्स स्लैब में आते हैं दे हैव टू गिव द इनकम टैक्स. ठीक है, जो पर्सनल इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं, सो वो देने की ज़रूरत है. सो इसमें अगर हम लोगों का टैक्स बेस अगर वाइड हुआ है ना, टैक्स बेस अगर वाइड हुआ है और टैक्स ब्यूएंसी अगर इंक्रीज हुआ है, दैट शोज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द सोसाइटी. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बोला है कि हमारा क्योंकि टैक्स बेस वाइड हुआ है, लोगों के पास दे हैव दैट डिस्पोजेबल अमाउंट, जिसकी वजह से दे आर इन्वेस्टिंग एंड देन वो उससे गेन कर रहे हैं और उसके बाद अपना पर्सनल टैक्स भर रहे हैं. सो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. ये जो है बताना चाहता है कि हमारा पहले जो है लोग, क्योंकि वो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं थे तो वो टैक्स भरते ही नहीं थे, बट नाउ दे आर गेटिंग इंक्लूडेड इन द टैक्स स्लैब एंड नाउ दे आर पेइंग द टैक्स, इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सेल सर्विसेज में अगर हम देते हैं, हम जो एक कैंडी भी खरीदने जाते हैं तो उस पर भी हम
एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो जीएसटी है, वो हम फिल करते हैं। अगर हम एक कार भी खरीदने जाते हैं तो भी हम जीएसटी उसका भरते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स इज नॉट लाइक दैट। आपका इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। आप अगर इस स्लैब में आएंगे देन यू हैव टू पे दिस मच, अगर उससे ऊपर वाले स्लैब में आएंगे यू हैव टू पे दैट मच। सो ये क्या है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। सो इसमें क्या है, हमें पता चल रहा है कि अच्छा इतने लोगों ने अगर टैक्स भरा है, मतलब इनके पास क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगा, और डिस्पोजेबल इनकम होगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे एंड दे विल हैव सम काइंड ऑफ गेन, जिसको हम पर्सनल इनकम टैक्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्ट मतलब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर टैक्स भर रहे हैं, वो दिखाता है कि यस द सोसाइटी इज ग्रोइंग, द इकोनॉमी इज वेरी मच हेल्दी, यही बताना चाहते हैं, ठीक है। सो बट हम यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को हम देख लेते हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। एक है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है कि जो कॉर्पोरेट कमाती है, ठीक है, डोमेस्टिक जो भी कंपनीज है, जो कंपनीज यहाँ पे कमाती है, उन लोगों को कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स इज अराउंड 22% इन इंडिया, ठीक है। बोला जाता है कि बहुत सारे लॉबीज जो है बोलती है कि काफ़ी कम है, हमें ज़्यादा टैक्स उनको भरने के लिए बोलना चाहिए, बिकॉज दे आर अर्निंग सो मच फ्रॉम द मार्केट, तो उनको इतना सिर्फ कम नहीं करना चाहिए। ऑन दी अदर एंड वन अदर लॉबी सेज कि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये 22% भी नहीं होना चाहिए। इफ़ यू सी द इकोनॉमीज ऑफ लेट्स से दुबई और सिंगापुर और मलेशिया, दे हैव अ वेरी वेरी लेस जो है कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं, इसलिए कंपनीज भी दूसरी जगह पे आके यहाँ पे खोलती है। सो बट वी हैव ट्राइड टू मेंटेन वी हैव ट्राइड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि हम कितना % जो है डायरेक्ट टैक्स में हम देना चाहते हैं, मतलब हम अक्वायर करना चाहते हैं। सो इट्स अराउंड 22%। सो जो कंपनीज जो अर्न करती है उसमें दे हैव टू पे 1 डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो ये क्या है, द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया वेरीज फ्रॉम टाइप ऑफ कंपनी टू अनदर। जैसे डोमेस्टिक कंपनीज को अलग देना पड़ता है, फॉरेन कॉर्पोरेशन को अलग टाइप का टैक्स रेट जो है वो भरना पड़ता है, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है, जो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट आता है ना, जैसे अगर आपने किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदा है या इक्विटी खरीदा है या बॉन्ड, जो भी कुछ आपने परचेज किया है, जो आपके पास शेयर है, उस पर अगर आपको वो कंपनी आपको एक शेयर दे रही है, ठीक है, वो उस पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, लेट्स से XYZ एक कंपनी है, मेरे पास उसका शेयर्स है। अब कंपनी ग्रो करेगी तो वो अपने उसके जो शेयर होल्डर्स है उसको एक डिविडेंड देती है, ठीक है। सो लेट्स से अगर मेरे को एक डिविडेंड मिला, पहले क्या होता था कि जो डिविडेंड है, ये इसका जो टैक्स है ये पहले कंपनीज भरती थी, या फिर जिसपे हमने जो कंपनीज का शेयर हमने खरीदा है, वो शेयर्स पहले वो टैक्स जो है वो कंपनी पे किया करती थी। लेट्स से मेरे पास XYZ कंपनी का शेयर है, तो मतलब अगर मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है और मुझे उस प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, तो पहले वो कंपनी पे किया करती थी द टैक्स। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि वो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, जो कमा रहा है, दैट इज द इन्वेस्टर, जिसको पैसा वो मिल रहा है, वो अब ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पे करता है, ठीक है। सो नाउ द ब्रंट इज फेस्ड बाय द ये जो कम अर्न कर रहा है, ठीक है। ये 2020 में हुआ था कि इसकी वजह से क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको अब ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ये फिल करना होगा। ये जो है उनको इनके नाम पे आएगा, उनको टैक्स भरना होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स भरना होगा एंड नॉट दी कंपनीज। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे कुछ कंपनीज होती है जो अपने आप को जीरो प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है। जीरो प्रॉफिट कंपनीज अपने आप को शो करती है कि हमने भाई कोई प्रॉफिट ही नहीं किया, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इन कंपनीज को, अगर ये जीरो प्रॉफिट कंपनीज है, देन हाउ कम्स दे आर गिविंग अ वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स, ठीक है। अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा वो डिविडेंड देती है, बट कंपनीज बोलते हैं कि हम तो वी आर जीरो, जो हम क्या है, जीरो मतलब जीरो प्रॉफिट कंपनीज है, ठीक है। सो जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज को एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है वो भरना पड़ता है, दैट इज अराउंड 15%, ठीक है। इट्स लेस देन व्हाट कॉर्पोरेट टैक्स इज, बट 15% का आपको एक भरना होगा, दैट इज नोन एज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये सब डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस में और टाइप के टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, कैपिटल्स गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है कि जब आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटी का, उसमें जो आपको गेन होता है उसका जो है टैक्स को ही हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सेबी के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। सेबी इसका जो है रेट जो है डिसाइड करती है कि कितना ट्रांजैक्शन टैक्स जो है होना चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स वेरी अंडरस्टेबल कि कितना कमा रहे हैं उसके ऊपर आप कितना पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स। इक्विलाइजेशन लेवी भी एक होता है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसको गूगल टैक्स भी बोला जाता है, राइट। सो ये बहुत टाइप्स के होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे जिनको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर किया, ठीक है। सो दीज ऑल आर डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर। द नेक्स्ट न्यूज इज द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी।
ठीक है। सो रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा क्या है, 2070 तक हमारा क्या विजन है, नेट जीरो का, ठीक है, नेट जीरो का हमारा टारगेट है। सो नेट जीरो अगर हमें अचीव करना है ना, देन वी हैव टू यू नो हैव अ लीप ऑफ मल्टीफोल्ड्स, हमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर लीप करना होगा, तभी हम इतना एम्बिशियस गोल जो है ना इसको अचीव कर पाएंगे। एक अगर हम यूएस को भी देखें, अगर यूएस में भी देखें, यूएस में जो रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये कुछ 1800 से लेकर 18 मतलब कम से कम इन्होंने 200-300 साल जो है अपने आप को डेवलप किया, तब जाके अब वो डेवलप एक कंट्री जो है बने हैं, ठीक है। सो 200-300 साल में नाउ दे हैव द टारगेट कि वो 2047 तक दे विल बी नेट जीरो, ठीक है। इस तरीके से बहुत कम, आपका यूरोप का 2050 है, यूरोपियन यूनियन का 2050 है। तो ये जो कंट्रीज है ये बहुत सैकड़ों सालों से अपने आप को दे आर ट्राइंग टू डेवलप देमसेल्व्स एंड नाउ दे आर अ डेवलप्ड कंट्री। अब वो अभी अगर बोलते हैं कि हम 2047 या फिर 2050 में नेट जीरो होंगे, तो ये समझ भी आता है, बिकॉज दे हैव दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्या करना है उनके पास सब कुछ है। बट इंडिया क्या है, नाउ शी इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, उतने फंड्स नहीं है, और बट एम्बिशन है कि हम क्या चाहते हैं कि हम नेचर को भी साथ लेकर चले और साथ ही डेवलपमेंट भी करें, ठीक है। सो डेवलपिंग कंट्रीज एंड हैविंग दिस काइंड ऑफ वेरी एम्बिशियस प्लान कि वी विल गो नेट जीरो बाय 2070, दैट्स समथिंग दैट शुड बी अपलॉडेड, ठीक है, कमेंडेबल बहुत। हम वी हैव इंडिया एज ए कंट्री, हम लोगों ने इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ लेके चलने की कोशिश की है, ठीक है। सो 2070 तक अगर हम चाहते हैं कि हम नेट जीरो बने, तो हमें क्या करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा हम लोगों ने क्या है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बारे में बात की है, ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में हमने बात किया, इस पे वी आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये सब पे वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके के जो बॉन्ड्स है इसकी ये जो है लेकर आ रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके 2070 तक नेट जीरो हो पाए। अगर इस तरीके का एम्बिशियस प्लान है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप सबसे पहला चैलेंज जो है वो सोचें, पहला चैलेंज है ऑफ फंड्स। हमारे पास उतने फंड्स ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास उतने फंड्स ही नहीं है कि हम जो है इस तरीके का हैवी इन्वेस्टमेंट जो करें और अचानक से एक ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं ला सकते, ठीक है, दैट्स वन थिंग। उसके बाद क्या है कि हमारे पास थोड़ा टेक्नोलॉजिकल लैकुना भी है, टेक्नोलॉजिकल वॉइड, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल वॉइड भी है, बिकॉज वी आर नॉट एज एडवांस एज अदर इकोनॉमीज। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी का जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाता है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल एक वॉइड भी है, फंड्स की भी कमी है। थर्ड में क्या है कि जो शिफ्ट है, द शिफ्ट इज़ कॉस्टली। किस तरीके का शिफ्ट, अगर हम करना चाहें, अगर हम ट्रांजिशन भी करना चाहें, देन ये ओवरनाइट ट्रांजिशन हम नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम लोग वी आर 70 to 80% डिपेंडेंट अपॉन कोल, ठीक है, 70 to 80% वी आर डिपेंडेंट अपॉन कोल। एक बार अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। और दीज रिन्यूएबल एनर्जीज आर, ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज है ये क्या है, ये वेदर डिपेंडेंट है, ठीक है। आज धूप है, कल धूप नहीं भी हो सकती है, आज हवा चल रही है, कल हवा नहीं भी चल सकती है, आज टाइड आया, कल नहीं भी आ सकता है। सो इट्स वेरी 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 वेरिएबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो वेरिएबल है, कोई स्टेबल नहीं है। जैसे हमें पता है हम कोयला इंपोर्ट कराते हैं, कोयला आएगा, हम एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, बट दिस रिन्यूएबल सोर्सेज जो है ये क्या है, वेदर डिपेंडेंट है, ये एक चीज़ है, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि स्टार्टिंग में जो है द इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, बाद में जाके जो है इसका प्राइस ईज डाउन हम कर सकते हैं, बट इनिशियल कॉस्ट जो है, जैसे फोटोवोल्टाइक सेल्स मंगाना फॉर सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी पे वी आर फोकसिंग अ लॉट मोर, ठीक है। सो अगर हम इनिशियल कॉस्ट देखें, इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, ठीक है, बाद में जाके मे बी उसका दाम जो है रिड्यूस हो सकता है, हम लोग जो भी बनाना चाहते हैं, बट इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। फिर हम क्या है, कंट्रीज लाइक चाइना, उन पे क्या है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है, इंपोर्ट के लिए हम उन पर रिलाई करते हैं। जैसे हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, ठीक है, चाइना से वी इंपोर्ट फोटोवोल्टाइक सेल्स, तो थोड़ा सा इंपोर्ट डिपेंडेंस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन दो वी हैव गिवन प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, PLI स्कीम्स हमने बहुत सारा लगाया है, बट फिर भी वी आर वेरी मच इंपोर्ट डिपेंडेंट अपॉन चाइना, ठीक है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, आप लिथियम ट्रायंगल देख लीजिए, वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है जिनको हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। एक और चीज़, अगर हम चाहते हैं कि हम 2070 तक अगर हम न्यूट्रल होना चाहते हैं, कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, देन हमें क्या चाहिए, बहुत, दैट इज़ अराउंड, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े जो है सोलर पावर पार्क्स है, बट वो अगर वो जो पार्क्स है ना, बस
214 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर जो है बड़ा पार्क है। बट हमें क्या चाहिए, अगर हमें नेट जीरो तक पहुंचना है, हमें क्या 50,000 टू 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का साइज चाहिए होगा, ठीक है, जगह चाहिए होगा, दैट इज विच इज हाफ द साइज ऑफ तमिलनाडु टू अचीव आवर नेट जीरो टारगेट, ठीक है। तो अभी अगर आप सोलर एनर्जी का प्लांट देखेंगे, दैट इज 214 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया पे हमने सोलर पार्क बनाए। बट अगर हम 2070 तक नेट जीरो होना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, 50,000 टू 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का जगह चाहिए होगा, उतने बड़े पे हमें पार्क बनाना होगा, तभी हम नेट जीरो अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लैंड का भी जो है एक इशू रहता है, और ये क्या है कि लैंड जो है इट्स नॉट अवेलेबल, बहुत ज़्यादा भरपूर एबंडेंस में नहीं है, ठीक है। लोकल लेवल पे भी क्या है, एक दिक्कत जो है आपको देखने को मिलेगी। भदला जो है, भदला आपको पता होगा लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया है भदला। फार्मर्स हैव लॉस्ट सैक्रेड कॉमन लैंड्स कॉल्ड ओरांस, ठीक है, या पेस्टोरलिस्ट हैव फेस्ड विद श्रिंकिंग ग्रेजिंग लैंड्स फोर्सिंग सम टू सेल देयर लाइवस्टॉक एट थ्रो अवे प्राइसेस, ठीक है। तो ये जो पहले क्या होता था, ज़मीन रहता था, ज़मीन पे क्या करते थे, वो उनका सैक्रेड जगह होता था, उसको क्या बोलते हैं, ओरांस बोलते थे, ठीक है। सो ये ओरांस को इन्होंने गवर्नमेंट ने यूटिलाइज कर लिया भदला पावर प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ पेस्टोरलिस्ट जो यहाँ पर ग्रेजिंग के लिए, चारा के लिए अपने पेस्टर्स को लेके जाते थे, उन्होंने भी बेच दिए अपने पेस्टोरलिस्ट, बिकॉज वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या है, सोशियो इकोनॉमिक भी एक चैलेंज रहता है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एक चैलेंज रहता है जिसको हमें फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिनको हमें डील करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट वी कैन नॉट डू डेवलपमेंट विदाउट द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि हम जो है डेवलप अगर होना चाहते हैं, अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं तो हमें इतने सारे एफर्ट्स जो है उसको लगाना ही होगा, हमें सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना ही होगा, ठीक है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मतलब वो वायबल जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा, बिकॉज मस्ट हो गया है अब कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज भी जो है हम शिफ्ट करना चाहते हैं। एंड क्लीनर एनर्जी इज समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज आई अपॉन एज अ कंट्री, इंडिया हैज़ ऑलवेज आई अपॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो चैलेंजेस बहुत सारे, बट इन चैलेंजेस को हमें टैकल करना आना होगा, ठीक है। इन चैलेंजेस को जब हम टैकल कर लेंगे सो हम भी क्लीनर फ्यूल की तरफ चले जाएंगे। और इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो तेल का, बिकॉज नाउ इन ईरान इजराइल वॉर, तो फ्यूल में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, फ्यूल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिले। सो वो इशू जो है वो आपको ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज ऑस्ट्रेलिया डीपन टाइज विद टॉप टियर पार्टनर विद टॉप टियर पार्टनर इंडिया, ठीक है। सो इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशनशिप जो है अभी बेटर जो है, दे आर सीइंग गुड डेज, ठीक है, जो बोल सकते हैं कि हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो रिलेशनशिप है वो क्या है, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, ठीक है। 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद से इट हैड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैड टच्ड लो, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट था वो। बट उसके बाद वी हैड, हमारा जो एंगेजमेंट है उनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसकी वजह से हम जो है काफ़ी अच्छा जो है अब हम उनके साथ क्या है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या है कि अभी हमारा जो रिलेशनशिप है विथ ऑस्ट्रेलिया इट हैज़ बिकम बेटर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ मैं लिख कर लाई हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ वी हैव एंगेजमेंट्स विथ ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो IFC-IOR, ठीक है। IFC-IOR क्या है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। ये क्या है, गुरुग्राम में बनाया गया है। जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन है, इस जो भी इंडियन ओशन रीजन में होता है उसके बारे में हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो IFC-IOR में हमारा एंगेजमेंट है विद ऑस्ट्रेलिया। स्ट्रेटेजिक डायलॉग है हमारा इनके साथ, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग है हमारे पास, और हम इनके साथ 2+2 डायलॉग भी करते हैं। 2+2 डायलॉग इज़ अ वेरी स्टैटिक थिंग, आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में जानना होगा, आप पढ़िए। 2+2 डायलॉग हमारा किस किस देशों के साथ है, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हैव 2+2 डायलॉग, जो जिसमें जिसमें हम डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जो है हम डायलॉग करते हैं। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ जून 2020 में वी हैड दी 2+2 डायलॉग, ठीक है। और फिर क्या है कि हर 2 साल में मिनिस्टर्स जो है वो आकर मिलते हैं। आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज मलाबार, ठीक है। सो मलाबार एक्सरसाइज हम जो है क्वाड कंट्री से इसका करते हैं। 2023 में ये मलाबार एक्सरसाइज सिडनी में हुआ था, ठीक है, सिडनी में हुआ था। सो हम देखिए कि जो क्वाड की नेशंस है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, हम चारों जो है ये क्वाड कंट्रीज़ है, ठीक है। वेस्ट जो क्वाड कंट्रीज़ है, क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। तो क्वाड कंट्रीज़ का जो इनका रीजनल जो एक्सरसाइज है उसको एक्सरसाइज मलाबार बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाने के लिए ये क्वाड को ओपन किया गया था, और साथ ही ये जो एक्सरसाइज भी है ये हम करते हैं, ठीक है।
एंड वन इज ऑस इंडेक्स, ठीक है। ऑस इंडेक्स क्या है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, नेवीज जो है ऑस इंडेक्स जो है ये करती है, ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी दोनों जो है ये एक्सरसाइज है जो दोनों नेवीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें कि इस तरीके का जो हमारा इंगेजमेंट है विद ऑस्ट्रेलिया जो कि बेटर हो रहा है, ठीक है। वी आर वेरी मच, हम जो है बहुत कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया यूरेनियम हम इंपोर्ट करते हैं, हम लिथियम भी इंपोर्ट कराते हैं, हम बहुत कुछ फार्मास्यूटिकल गुड्स वहाँ बेचते हैं, इंडिया का डायस्पोरा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, गुड हार्टी रिलेशनशिप विद नेबर्स। और क्योंकि वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज़ इन दी सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ द कंट्री एंड वहाँ पर क्या है कि इंगेजमेंट जो है हम ग्लोबल नॉर्थ, इवन दो ऑस्ट्रेलिया इज इन सदर्न हेमिस्फेयर बट फिर भी हम उनको ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री में काउंट करते हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज एंड इंडिया बीइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हमारा इंगेजमेंट होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एंड हम कॉन्टीन्यूसली एफर्ट्स बनाते हैं कि जाकर हम दूसरे कंट्री के साथ इंगेज करें जहाँ तक हो सके। एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप आफ्टर 2014-15 के बाद एंड जब हम उन्होंने हमारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भी जो है जब उन्होंने हमारा साथ दिया, ठीक है। सो दैट वो जब जो न्यूक्लियर डील्स होते हैं उसमें भी ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन ऑफ द वोकल पार्टनर्स फॉर इंडिया, ठीक है। सो अगर हम देखें हमारा एंगेजमेंट विद ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम वेरी गुड आफ्टर 1998 जो पोखरण जो हमने टेस्ट किया था उसके बाद से हमने काफ़ी अच्छे जो है रिलेशनशिप जो है उनके साथ हमने बिल्ड करने की कोशिश की है। यू कैन सी 2+2 डायलॉग है, हमारा क्वाड का एक्सरसाइज है, ऑस इंडेक्स है, ठीक है, ये सब फ्यूजन सेंटर्स है। सो दीज थिंग्स क्या करते हैं कि दो देशों को एक साथ लाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारा विद ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया में यूपीआई को भी लेकर जाना चाहते हैं, फिनटेक को हम बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, ठीक है। एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक योगा इनको भी हम बहुत पुश करते हैं, बुद्धिज़्म को हम बड़ा पुश करते हैं वहाँ पर। सो उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप भी बहुत बेटर हुआ है विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.